हाय, वेलकम टू ओजांग गाइस अकेडमी। स्वागत है आप सबका ओजांग गाइस अकेडमी में। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज हम लोग क्लास 11 की एनसीईआरटी जियोग्राफी की बात करेंगे। हमने इससे पहले दो बुक्स के बारे में बात की थी। क्लास 9 की एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर हमने बात की क्लास 10th की एनसीईआरटी में और क्लास 9 की एनसीईआरटी में हमने देखा कि हमारे लिए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है और हमें क्या जानकारी इससे मिलती है। हम जब भी बात करते हैं तो हम अक्सर ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके रीज़न भी आप लोगों को पता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूपीएससी आपसे यहीं से प्रश्न पूछता है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब अगर हम बात करें क्लास 11 की एनसीईआरटी, जब आप मार्केट में लेने के लिए जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी। यानी यहाँ पे लिखा है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे फिजिकल जियोग्राफी के बारे में आपको पता चलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इस बुक को डेप्थ से पढ़ने की, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी दी गई है। जैसे सबसे पहले अगर आप टॉपिक खोलेंगे तो टोटल 16 टॉपिक्स आपको मिलेंगे और इन 16 टॉपिक्स में से पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताया कि जियोग्राफी को फर्स्ट किसने किस ग्रीक स्कॉलर्स ने हमें बताया, किस तरीके से जियोग्राफी क्या कंट्रीब्यूशन है अर्थ के बारे में, फिर माउंटेन्स के बारे में, फॉरेस्ट हो गया, टूरिस्ट स्पॉट्स हो गए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें हमें फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, उसके बाद आपका बायो जियोग्राफी के बारे में आप लोगों को बताया जाता है। तो हमें यह पता चलता है कि इन चीज़ों को पढ़ने के बाद में हम लोगों की एक जो डेप्थ जो जियो के लिए आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। वो हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें, अगर क्लाइमेटोलॉजी की बात करें या हाइड्रोलॉजी की बात करें, सोशल जियोग्राफी की बात करें, तो ये टर्म्स हैं कहीं ना कहीं यूपीएससी जो है वो आपके प्रश्न बनाता है। ये फिजिकल जियोग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको पता है कि ह्यूमन जियोग्राफी में हमें सोशल कल्चरल जियोग्राफी पढ़नी पड़ती है, पॉपुलेशन जियोग्राफी पढ़नी पड़ती है, सेटलमेंट जियोग्राफी पढ़नी पड़ती है, इकोनॉमिक जियोग्राफी, हिस्टोरिकल जियोग्राफी, यानी कि बहुत ही, इवन दो द पॉलिटिकल जियोग्राफी इज ऑल्सो इंक्लूड देयर। तो ये चीज़ें आपको बताएगी कि ये बुक पर्टिकुलरली आपको इन चीज़ों के मैं यही चाहूँगा कि आप इस बुक को एक बेटर वे से पढ़ें। इन सारे पॉइंट जो इसमें लिखे गए हैं उनको पढ़ें। फिर आपको पता है कि इसी में आपको बायो जियोग्राफी के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसमें आप इकोलॉजी यानी इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, जू जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। तो काफ़ी सारी अलग से पैटर्न की तरह जानकारी दी जाती है। आज हम देखेंगे, ये तो मैंने बता दिया कि इस बुक में आपको पढ़ना क्या है, क्या जानकारी आपको देगी, लेकिन कितने टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को कंप्लीट कर रहे हैं। अब क्योंकि इसके टॉपिक बहुत ज़्यादा है, नियर अबाउट 16 टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। अब इन 16 टॉपिक्स को कैसे कवर करना है, सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे तो इसमें पहला जो आपका पार्ट दिया गया है यानी कि जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो इसमें हमने देखा कि इसके अलग अलग पार्ट हैं, जिसमें मैंने अभी भी बात की थी, फिजिकल जियोग्राफी की बात कर ले या फिर उसके बाद आप ह्यूमन जियोग्राफी की बात कर लें या बायो जियोग्राफी की बात कर लें। तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी अलग किस्म की जानकारी देखने को मिलेगी। सो आई होप कि आप लोग इस पार्ट को कंप्लीटली, जो पेज नंबर नियर अबाउट आपका 1 से 12 तक चलेगा, इसको आपने कोशिश करना है कि माइंड मैप के थ्रू कंप्लीट करें। और आप याद रखिएगा कि यही पार्ट जो है आपको स्टैंडर्ड बुक्स की ओर लेके जाएगा। अब स्टैंडर्ड बुक्स की जब हम बात करते हैं तो मैंने काफ़ी बार आपको बोला है कि स्टैंडर्ड बुक तब तक आपको समझ में नहीं आ सकती जब तक आप एक एनसीईआरटी के पार्ट को नहीं समझ पाएंगे। एनसीईआरटी के पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट पार्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि सीधे उठे और सीधे बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली, जिसके बाद उनको समझ में नहीं आता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा है द ऑरिजिन द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे भी आपको याद है कि जब हम पढ़ते हैं तो कुछ हाइपोथेसिस क्वेश्चन दिए गए, कैसे ये आया, फिलोसफर होंगे या साइंटिस्ट जो हैं वो ऑरिजिन ऑफ अर्थ की बात करते हैं। हमें याद है कि आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा जर्मन फिलोसफर हो गए, एक कैंट थे जिन्होंने बताया था, एक मैथमेटिशियन थे 1796 में। जब आप इस बुक के बारे में चैप्टर नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं, द ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा अलग अलग से हाइपोथेसिस क्वेश्चन दिए जाते हैं कि कैसे ये प्लैनेट बना और किस तरीके से एसोसिएट था और किस तरीके से ये सब कुछ चीज़ें हुई। किसी ने कह दिया कि स्लो रोटेटिंग की वजह से हो गया। 1900 में आपको याद है कि अलग से एक इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो इन चीज़ों को लेके ये पूछा जाता है और फिर एक सवाल आता है कि बिग बैंग थ्योरी का क्या है,
जिसमें यूनिवर्स के बारे में हाइपोथेसिस ये भी है कि बिग बैंग थ्योरी कंसिडर्ड फॉलोइंग स्टेज, जो अलग अलग स्टेज वो बताती है कि बिगिनिंग में क्या हुआ, फिर किस तरीके से गैलेक्सीज का आना हुआ। इस तरीके से हमें पता चलता है कि पर्टिकुलरली हमें क्या बता रही है कि अर्थ के बारे में। तो यहां पे भी आप कोई चीज स्किप नहीं कर सकते। तो यहां पे आपको कोशिश ये करनी है कि किसी तरीके से यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेने की जरूरत है। जैसे लाइट ईयर्स के बारे में बात कर लीजिएगा, यूनिवर्स के बारे में बात कर लें, गैलेक्सीज के बारे में बात कर लें, प्लैनेट के बारे में बात कर लें, बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, बाइनरी थ्योरी के बारे में बात कर लें, सोलर सिस्टम के बारे में बात करें, और उसके बाद बिग स्प्लैट के बारे में बात कर लें। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अलग अलग जानकारी हमें मिलती है। सो चैप्टर 2 इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिलेटेड टू थ्योरीज। पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको काफी सारी थ्योरीज पढ़ने की जरूरत है जहां पे आपकी क्लैरिटी बहुत आएगी। उसके बाद अगला चैप्टर अगर आप देखेंगे तो बहुत इजी है। मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा और आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसे होता है। आपको याद होगा कि गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका जो है, इसमें डीप स्टडी करते हैं, जो पहले ही स्टार्ट होता है इस टॉपिक में, कि हमें इंटीरियर के बारे में कैसे पता चलता है, किस तरीके से ये फॉर्म होता है, लिथोस्फीयर किसे कहा जाता है, कोर पार्ट किसे कहा जाता है, या आप लिक्विड सॉलिड के बारे में जब बात करते हैं। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ जो दी गई है, इसमें आपको पता चलेगा कि अर्थ क्यूब के बारे में सिंपल वर्ड क्या कहा जाता है, कि अर्थ जब ये भूकंप वगैरह होता है तो उसके लिए क्या है, वॉल्केनिक क्या होती हैं, एक्टिव वॉल्केनिक्स क्या होते हैं, मैग्मा किसे कहा जाता है, लावा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे भी आपको टिपिकल वर्ड मिलेंगे जिनको आपने अलग से पॉइंट में बात करनी है। क्योंकि चैप्टर 16 हैं तो मैं 16 के 16 तो कंप्लीटली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये कह सकता हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हिसाब से दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब आप बड़ी बुक्स को यूज करेंगे तब भी, और जब आपको देखना पड़ेगा। अगला टॉपिक अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस वगैरह के बारे में बताया गया है यहाँ पे, और इसके कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया गया है। तो ये पर्टिकुलरली यूनिट 2 में आपको 3 चैप्टर देखने को मिलते हैं जो अर्थ के साथ ही रिलेटेड किए गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको कंसेप्ट दिए गए हैं, जैसे स्प्रेडिंग किस तरीके से हुई, लावा कैसे पास होता है, प्लेट्स के बारे में बताया गया, ओशियंस के बारे में बताया गया, रेंज वगैरह के बारे में बताया गया। तो यहां पे भी आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि डाइवर्जन के बारे में मतलब बताया गया है, हॉरिजेंटल्स वगैरह बताया गया है। उसके बाद मुझे ये लगता है कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं, जो अगर आप बड़ी बुक्स भी देखेंगे तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स यहीं से लिया हुआ है। और उसके बाद एक बहुत अच्छा पार्ट आता है फ्रॉम यूनिट 2, दैट इज कॉल्ड द लैंड फॉर्म्स, मिनरल्स एंड रॉक, जो कि हमने क्लास 10 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 में भी देखा। फिर जियोमॉर्फोलॉजी प्रोसेस, उसके बाद लैंड फॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन किस तरीके से होता है। सो यहाँ पे भी आप कोई स्किप तो कर ही नहीं सकते। क्लाइमेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने क्लास 10 की एनसीईआरटी में भी देखा, लेकिन यहाँ पे आपको पूरी तरीके से ब्रीफली बताया गया कि इसका कंपोजिशन बताएं। सोलर रेडिएशन के बारे में, ये भी अब करंट बेस्ड है। एटमॉस्फेयर के बारे में, वाटर इन द एटमॉस्फेयर, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। अब देखें ये जो है, ये पार्ट नंबर 12 इज गोइंग टू वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 103 पे मिलेगा। उसके बाद फिर से 5th पार्ट पे आएगा तो बताएगा वाटर ओशियंस के बारे में एंड मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर। सो गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, फिर से ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाइफ ऑन द अर्थ, लाइफ ऑन द अर्थ एंड बायोडाइवर्सिटी इन कल्चर, ये अब करंट में चलेगा एंड आई होप कि आप इसको करंट अफेयर्स में देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जहां पे आप अपने बेसिक्स और इवन दो की स्टैंडर्ड लेवल को भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहां पे कुछ स्किप करने की जरूरत नहीं है, बट मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कुछ टॉपिक, जैसे टॉपिक नंबर यूनिट 1 में बेसिक्स, यूनिट 2 इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, 4th में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करंट बेस्ड है, और 4th जो है 5th 6th वाला टॉपिक जो है हमारे पास, लाइफ ऑन अर्थ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको पता चलेगा, क्योंकि हम बुक्स को लेके आते हैं, क्योंकि ओल्ड एंड न्यू की लड़ाई चल रही होती है कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है। सो इस तरीके से आप क्लास 11 की एनसीईआरटी जियो में काफ़ी सारी जानकारी स्किप नहीं कर सकते। आप कुछ चीज़ें होती हैं कि हम छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर बुक से कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। हमें हर एक चीज़ के ऊपर अलग अलग तरीके से नज़र बना के रखनी पड़ेगी और ज़रूरी है कि हम एक माइंड मैप बनाएं। कल हम बात करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी जियो के लिए कौन सी यूज़ होती है, और उसके बाद फिर हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। यदि अगर आप मेरे किसी भी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पे आप मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, जो कि 1 फ़रवरी से स्टार्ट हो रहा है, सो प्लीज़ आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।